सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का जो सेशन हमारा 2020 और 21 का जो सेशन है उसमें ज़रा जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। दूसरी बात, इसमें ये जो आपको क्वेश्चन इस बार के सैम्पल पेपर मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं सॉल्यूशन, उसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। तो उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल है और उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सरदर्द हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास सैम्पल पेपर है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की साइट से। तो इसमें हमारे पास देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स। हमारे पास 2 पार्ट हैं इसमें। पार्ट ईच जो है कंपलसरी है, आप कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं, बट उसमें आपको चॉइसेस मिल जाएंगी। तो पार्ट ए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और पार्ट बी में हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो अब दोनों पार्ट में चॉइसेस आपको अलग अलग मिल जाएंगी। तो पार्ट ए के बारे में देख लेते हैं, जिसमें 2 सेक्शन है, 1 और 2। सेक्शन 1 में हमारे पास है 16 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चंस, और सेक्शन 2 में हमारे पास 2 केस स्टडी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उस केस स्टडी में आपकी जितना आपने 9th 10th में पढ़ा है वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा। ठीक है। पार्ट बी में हमारे पास 3 सेक्शन है, 3, 4, 5, जिसमें सेक्शन 3 में हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, और सेक्शन 4 में हमारे पास 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन 5 में हमारे 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। ठीक है। इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 में सेक्शन 4 में, 3 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 5। इतने क्वेश्चन में आपको जो है हमारी चॉइस प्रोवाइड की गई है। तो उसके हिसाब से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसमें मैं क्या करूंगा कि 3 से 4 वीडियो उसके बनाऊंगा। एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी हमारी एक्सप्लेनेटरी होने वाली है, तो थोड़ी सी लंबी भी होगी। तो आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सेक्शन 1 डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, तो चेक वेदर द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 और नॉट। ठीक है। तो 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहला देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला fx इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब है, और कोई भी फंक्शन 1 1 हो या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम प्रूव करने के लिए, देखिए क्या करते हैं। मैं आपको 2 कंडीशन इसमें बताऊंगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 1 1 हम कैसे चेक करते हैं और कैसे हम पता करेंगे कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो हमने देखिए क्या करेंगे हम कि हमारे पास जो आपका जो एक x1 और एक दूसरा पॉइंट हमने x2 लिया, कहां लोगे, देखो डोमेन में लोगे। ठीक है। लेकिन इसमें डोमेन आपको क्या दिया, r, तो दोनों ही r है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में हमने लिए, और हम ये देखेंगे कि fx1 fx2 इक्वल लेने पर क्या हमें x1 इक्वल टू x2 मिलता है, बस ये चेक करना है। तो अगर हमारा fx1 इक्वल टू fx2 है, तो x1 इक्वल टू x2 अगर सॉल्व करने पर आ जाए तो समझना वो फंक्शन 1 1 है। ठीक है। अब ठीक है, तो हमारे पास देखिए फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो f ऑफ x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 क्यूब हो जाएगा। f ऑफ x2 हमारा क्या हो जाएगा, x2 क्यूब हो जाएगा। दोनों को इक्वल करना है। अब यहां पर देखिए क्या गलती होती है बच्चों से, fx1 fx2 को दोनों को इक्वल करोगे तो x1 क्यूब हमारा हो जाएगा x2 क्यूब। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको आप तो कहेंगे कि दोनों का क्यूब है, तो दोनों का क्यूब हम हटा देंगे, तो नहीं, इस तरह से आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। कैसे लिखना है, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता है, अप्लाई कर दो। x1 माइनस x2 a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा अगर आप पॉजिटिव रखो, नेगेटिव तभी होगा जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस लोगे। ठीक है। यानी कि ये नंबर नॉन जीरो आएगा, जीरो तभी आएगा जब x1 x2 दोनों को जीरो करोगे। तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू x2। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। दूसरी बात, अगर हमें कोई फंक्शन चेक करना हो कि 1 1 है कि नहीं है, तो एक तो ये देखो प्रूव करने का तरीका है। ध्यान से आप बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रूव करने का तरीका है। लेकिन अगर मुझे किसी फंक्शन को फेल करना हो तो मुझे एग्जाम्पल चाहिए। तो एग्जाम्पल मैं कैसे बनाऊंगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लूंगा और ये इंप्लाई कर दूंगा
कि उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होगी। ये आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी मिलेगी। ओके, ये डेफिनेशन मैं अपने वीडियोस में जब मैंने 1-1 फंक्शन पढ़ाया, इस तरह से क्वेश्चन मैंने भी डिस्कार्ड करके बताया कि किस तरह से क्वेश्चन फेल होगा, किस तरह से 1-1 फंक्शन फेल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अब देखो और में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और में क्या पूछा गया है। ठीक है, पेज पलटते हैं अगला। और में पूछा गया हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन अ सेट वेयर एन ए इक्वल टू 3। मतलब एक कोई सेट है हमारा ए जिस पर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे ऑन अ सिंगल सेट। तो आपको पता होगा जो रिलेशन हम एक सेट पे डिफाइन करते हैं वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, और एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इक्वल टू 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, मान लो ए हमारा कोई सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में हमारे कितने एलिमेंट होंगे, 3 स्क्वायर 9 एलिमेंट होंगे, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें हमारे 3 स्क्वायर 9 एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब देखो ये फॉर्मूला कहां से आता है वो भी समझ लो, पहले आंसर निकाल लेते हैं। 2 की पावर n कितना है हमारा 3, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, और माइनस 3 तो हो गया 2 की पावर 9 माइनस 3, आंसर आ गया 2 की पावर 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, लेकिन ये सोचो कि अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो क्या आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो आंसर इज यस। देखो ए क्रॉस ए में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के बनेंगे, जैसे हम रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि 1,1, 2,2, 3,3 इस तरह के पेयर होने चाहिए। ठीक है, और एक सेट में हमारे 3 एलिमेंट हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1, 2,2, 3,3 मिलेगा। फिर अगला क्या मिलेगा, 1,2 मिल जाएगा। जैसे हम मैट्रिसेस में नहीं करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, बाकी एलिमेंट को भर लिया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से जैसे मैट्रिक्स में करते हैं बिल्कुल उसी तरह से काउंट करते हैं। अब देखो तीन एलिमेंट, आपके 3 एलिमेंट है सेट में, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके 9 एलिमेंट बनेंगे, तो इसका मतलब मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की होगी, 3 क्रॉस 3 की। अब देखो एलिमेंट कैसे काउंट करोगे, तो तुम्हें केवल ये चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तुम कोई भी बनाओ इसमें डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, वो कैसे होता है देखो, मान लो n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, n क्रॉस n में टोटल हो गए आपके n स्क्वायर, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसमें n स्क्वायर होगा। n स्क्वायर से आप ये एलिमेंट पहले माइनस करोगे, हमने माइनस कर दिया। जब आपको ये निकालने तो इधर अपर ट्रायंगुलर में भी बचे, लोअर ट्रायंगुलर में बचे, तो बाई 2 कर दिया। लेकिन आपको सिर्फ ये एलिमेंट चाहिए, मतलब क्या है, दोनों को आपको हटाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये भी काउंट होंगे ये भी काउंट होंगे, क्योंकि हमें इनको नहीं चाहिए। अगर ये होते भी हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तब भी कोई दिक्कत नहीं है तब भी दिक्कत। अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है। तो हमारे n स्क्वायर माइनस n टोटल हो गए। ठीक है, और जो टोटल एलिमेंट्स के मतलब सबसेट जो हम निकालते हैं ना, जो हमारे सबसेट्स होते हैं, क्योंकि 2 की जो नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं वो 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए वो बनेंगे, तो 9, तो n स्क्वायर माइनस n टोटल हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 हमारा, तो 2 की पावर 6 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आता है तो आप 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं, क्योंकि 12th लेवल पे हम लोग इस तरह की पढ़ाई नहीं करते हैं, ये हमारी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है। बट फिर भी आप नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन याद रखें, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होता है, जहां n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी, ये तो 1 का और पार्ट था, एक क्वेश्चन नंबर 1 था उसके और में ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन अ रिलेशन आर, देखिए ध्यान से, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक सेट दिया S 1 2 3, डिफाइंड आर एज दिस 1,1, 1,2, 2,2 और 3,3। विच एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, कौन सा एलिमेंट हम रिमूव करें, आर बी रिमूव्ड टू मेक एन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव 3 कंडीशन चाहिए होती है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। 1 2 3 है तो आपको देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए 3 एलिमेंट होना जरूरी, 1,1, 2,2, 3,3, ये तो होने ही चाहिए, तीनों एलिमेंट के लिए सेम ऑर्डर पेयर होना ही चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं आता तो आप मेरा वीडियो देख लो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, एक एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर उसके बाद देखिए 1,2 का उल्टा करो, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए तुम्हें उल्टा होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसका मतलब 2,2 नहीं है। अगर मैं 2,1 नहीं है, अगर मैं 1,2 को हटा दूं तो मेरा सिमेट्रिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो 1,2 को मैं हटा दूंगा
तो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अदरवाइज अभी ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1,2 इसमें है लेकिन 2,1 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम इसको हटाओगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा। और ट्रांजिटिव भी रहेगा, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 रहेगा। तो तीनों एलिमेंट के लिए आपको a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a b से रिलेटेड हो, b c से रिलेटेड हो, और जो a हो वो c से रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,2 को हटा दें तो सिमेट्रिक खत्म हो जाएगा, सिमेट्रिक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ट्रांजिटिव की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस बनाने के लिए हमें 1,2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चाहिए। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। देखिए, A relation R in the set of real numbers defined as R equal to a, b, root a equal to root b। ये कह रहा है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो जरा तुम खुद ही सोचो कि R की बात कर रहा है, तो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमारे पास R, मैं बता रहा हूं आपको, जो रिलेशन है वो a, b ऑर्डर पेयर रखेगा, और ऐसे ऑर्डर पेयर रखेगा कि पहले एलिमेंट का रूट सेकेंड एलिमेंट बन जाए। ठीक है, तो आप ये बताओ कि a और b कहां के एलिमेंट होने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर के। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि रिलेशन r इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर r के मेंबर होने चाहिए a, b। अब देखो, अगर a की वैल्यू मैं माइनस में रख देता हूं, क्या रूट ऑफ -1 एक रियल नंबर होता है? नहीं होता है। तो आंसर इज नो। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन देखो कैसे दोगे कि रूट a जो है इज नॉट डिफाइंड, या फिर अभी एक एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू -∞ टू 0 ओपन इंटरवल। ठीक है, 0 के लिए तो डिफाइन है, लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर उनके लिए डिफाइन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रूट a हमारा रियल नंबर नहीं होगा। तो फंक्शन में हर एक नंबर की जो इमेज है वो रियल आनी चाहिए। तो a अगर -1 है तो उसकी इमेज b है, तो b हमारी रियल नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, इमेजिनरी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ऑलराइट, अगला देखते हैं। तो इसी में हमारा और पार्ट जो है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। देखो, इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती है ना, उनका यूनियन जो होता है वो पूरा सेट मिल जाता है, और उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो हम कहते भी हैं कि तो जो हमारा यूनियन, जो हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, या तो वो आइडेंटिकल होंगी या डिसजॉइंट होंगी। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, उनके बीच में इंटरसेक्शन जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। और जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस सबका यूनियन लोगे तो वो खुद सेट आ जाएगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन में हम पार्टीशन जो पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज है, एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जो ऑर्डर दिया है आपको 3x n। देखो 3x n का ऑर्डर है और m×5 का ऑर्डर है। अब देखो अब इसने कहा है कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स मतलब 5a माइनस 3b आपको फाइंड करना है। तो देखो a हमारी जब हम किसी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो क्या होता है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करते हैं। तो मान लो ये b है और ये a है, तो जब तुम हर एक एलिमेंट में करोगे, फिर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यानी कि ये जो है ना ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका 3x5 एंड 3x5, क्योंकि ये देखो फिक्स है तो यही वैल्यू यहां पर होनी चाहिए, और ये यहां फिक्स है तो ये वैल्यू यहां होनी चाहिए। यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी, और m की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर वेयर A इज 2x2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ऐसे दिए हैं। देखो पहले 2x2 मैट्रिक्स कह रहा है, तो पहले उस मैट्रिक्स को बना लो। तो A हमारी कैसी देखो मैट्रिक्स होगी, तो A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब वो देखो एलिमेंट के लिए तुमको डायरेक्शन दे रहा है। क्या कह रहा है कि Aij हमारा 1 है जब i नॉट इक्वल टू j है। देखो मैट्रिसेस में i और j हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो और कॉलम से। तो i हमारा 1 हो गया, j हमारा 1 हो गया। मान लो इस एलिमेंट की बात करते हैं, तो i और j जब बराबर नहीं है, जब दोनों इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स में जो एंट्री है वो 1 हो जाती है। इसका मतलब ये एंट्री 2 1 और आपका 1 2 ये 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या बचा कि अगर i और j इक्वल हैं तो वो कह रहा 0 है। इसका मतलब क्या है, जब रो और कॉलम सेम हो तो ऐसे में ये हो जाएगा, ऐसे में ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी A मैट्रिक्स आ गई। अब जस्ट आपको क्या करना है, A स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो A स्क्वायर के लिए क्या करोगे,
तो यहाँ पर अगले स्टेप में लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 0 1 और 1 और 0, तो क्या हो जाएगा 0 1 और 1 और 0। तो इसको सॉल्व कर लो, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा आपका, फिर 0 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0 0 ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा, और 0 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम 6, ये और पार्ट भी है इसमें, तो इसी के और पार्ट में देखते हैं। ठीक है, चॉइस दिया ना, गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -4 दिया, एडजॉइंट ए निकालना। तो देखो एक रिलेशन आपको पता होगा, तो पहले क्वेश्चन में समझो कि क्या क्या दिया है। एक तो एक मैट्रिक्स दी है ए जिसका ऑर्डर 3x3 है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी दी है -4 और कह रहा है कि एडजॉइंट ए निकालो। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आप कैसे निकालते हो, तो उसके लिए एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट करना हमें उससे मतलब नहीं, हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। देखो आई एन क्यों लिखते हैं, क्योंकि n क्रॉस n, n जो ऑर्डर है उसका है, तो इसके लिए देखो इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। इसका मतलब अब तुम्हें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ए, ये कहां से आया, दो मैट्रिक्स हैं a और b, अगर उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ए बी जो होता है वो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b होता है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया डायरेक्टली। तो डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और इस पूरे का डिटर्मिनेंट। अब देखो I3 कैसी मैट्रिक्स होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें जब तुम इसमें डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए जब बाहर निकलेगा तो क्यूब बन के निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एडजॉइंट ए का जो हमारा डिटर्मिनेंट हुआ दैट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 -1 2, और डिटर्मिनेंट ए आपको कितना दिया है क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -4 दी है, तो सीधे सीधे -4 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 16। इज इट क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं जब इनवर्स जब पढ़ाया जाता है आपको, तब ये फॉर्मूला डिस्कस किया जाता है एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ए इज -7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस एक्सप्रेशन A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। अब देखिए ये जो A11 A2, अभी देखिए ये जो लिखा है, देखिए अगर मैट्रिक्स आप 3x3 का बनाओगे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। फिर इसके बाद देखो ये जो है आपका A21 क्या है, Aij इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij, मतलब A21 जो है A21 स्मॉल A21 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर है, तो को फैक्टर आपको निकालना आता है। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे को फैक्टर निकाल के तो उसकी मैट्रिक्स देखिए किस फॉर्म की बनेगी, A11 A21 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे मतलब 2 + 1, और इसका माइनर तो क्या हो जाएगा A12 A32 A13 और A33, ये हो जाएगा। प्लस देखो क्या हो जाएगा, प्लस A12 और कैपिटल A22 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए, को फैक्टर चाहिए, तो -1 की पावर 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा A12 और इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो माइनर चाहिए वो क्या होगा A11 A31 A13 और A33, ये आ जाएगा, प्लस A13 और इसके करस्पॉन्डिंग चाहिए माइनर, तो को फैक्टर -1 की पावर 2 + 3, और ये हो जाएगा आपका A11 A31 A13 A12 और A32। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा तो हो जाएगा A11 A12 A13 A11 A12 A13 और A31 A32 A33। तो इसकी वैल्यू देखो क्या है, ये आइडेंटिकल हो गया 0, दोनों रो आइडेंटिकल हो गई। तो इस तरह से मतलब ये हमारी एनसीईआरटी में एक प्रॉपर्टी है, उसको आप ध्यान से देख लो। तो प्रॉपर्टी देखो क्या है कि अगर कोई एलिमेंट, मैं आपको बुक दिखाता हूं, इसमें प्रॉपर्टी मैंने ढूंढ के रखी हुई है, नोट में लिखा है देखो, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम
तो पहली रो है, उसके एलिमेंट है A11, ठीक है, आर मल्टीप्लाइड विद द को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, ठीक है, को फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर उनका सम करोगे तो वो 0 आ जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मतलब इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है e की पावर x 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको एक इंटीग्रेशन में एक फॉर्म याद होगी जो बेसिकली आइलेट रूल के बाद पढ़ाया जाता है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। डायरेक्टली जो इसका इंटीग्रल हमारा होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। तो ये आपको ये जो फॉर्म है इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, पहले वाले में आइलेट रूल लगा दोगे और दूसरा वाला टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कॉट एक्स मतलब एफ एक्स हो गया आपका और ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉट एक्स क्या, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें e टू द पावर x इंटू 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी। क्योंकि आप 1 माइनस कॉट एक्स को जब डेरिवेटिव करोगे, 1 माइनस कॉट एक्स को डेरिवेटिव करोगे 0 और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो ये प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली ये आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका और वाला पार्ट देखते हैं, बहुत आसान है। इवेल्युएट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये वाला है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, तो आपको देखते ही पता लगा एक्स तो हमारा स्क्वायर लगा है, इसका मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर रखेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो एफ एक्स हमारा देखिए क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और आप x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स और ये माइनस, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारा माइनस एफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा फंक्शन जो हमारा एफ एक्स था वो ऑड फंक्शन है, और ऑड के केस में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसका इंटीग्रल सीधे 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो कैसे देखो सॉल्व करोगे, तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा कर्व होता है एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है, और x इक्वल टू -1 यहाँ कहीं होगी, तो x इक्वल टू -1 हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया -1, 0, x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगी, ये सारी ये सेम डिस्टेंस होगा 1, मतलब सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो ये वाला इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से x इक्वल टू 1 लाइन हो गई, x इक्वल टू -1 हो गई। कह रहा है कि x एक्सिस से इस कर्व से और -1 और 1 से, यानी कि ये एरिया की बात कर रहा है, इसको ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया बाउंडेड रीजन मैंने अच्छे से कराया, आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एरिया बाई सिमेट्री हम कहेंगे कि ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, यानी कि अगर मैं एक एरिया निकाल के उसको ट्वाइस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा y dx लग जाएगा। तो 2 टाइम्स y क्या है मेरा एक्स स्क्वायर 0 to 1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3, और ये आपका 0 to 1 लिमिट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा सीधे सीधे 2/3, 3 कांस्टेंट उसको बाहर ले लिया 1 माइनस 0, तो ये आ गया आपका 2/3, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली -1 से 1 ले सकते हो y dx, -1 से 1 y dx लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, हाँ ये इस तरह का क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का प्रॉब्लम। देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर देयर, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो आपको अभी इसमें समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हमने नोट कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो क्या करोगे, वेरिएबल्स को अलग अलग करोगे, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर हमने ले लिया और -4x dx ले लिया, ठीक है, dx को उधर ट्रांसफर कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा -4x² 2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और dy अपॉन, अब देखो x का कर दिया 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या होगा y की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 अपॉन वाई बचेगा विद अ माइनस साइन। ये हमारे पास आ गया बेटा जनरल सोल्यूशन, ठीक है, ये जो सोल्यूशन है वो जनरल सोल्यूशन है क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है। फिर वो क्या कह रहा है कि
आर देयर इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन तब आएगा जब तुम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे। इनिशियल कंडीशन देखो क्या है, y0 इक्वल टू 1। इसका इनिशियल कंडीशन देखो पढ़ते कैसे हैं, जब x हमारा 0 है तब y 1 है। मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है, क्योंकि y जो होता है x का फंक्शन होता है, तो y ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हो। यानी कि जब x हमारा 0 हुआ तो y हमारा 1 होगा। ठीक है, तो x हमारा 0 हुआ, y 1 हुआ, तो -1 इक्वल टू इसमें रख देना है। मतलब 0,1 इस पूरे इक्वेशन में रख देना है। तो -1 इक्वल टू -4/2 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू तो तुम्हें 0 रखनी, तो 0 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसका मतलब वो कह रहा है कि हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कितनी वैल्यू मिली, एक ही वैल्यू मिली, c इक्वल टू -1। देयरफॉर आई नीड 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 होना चाहिए। हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं कहता तब भी हमारा आंसर क्या होता है, कांस्टेंट तो आपको निकल के आएगा जो। तो इनिशियल कंडीशन बाद कितने कांस्टेंट आए, 1 आया, तो आंसर 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जो सॉल्यूशन है उसमें आंसर 0 लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड नॉट बी 0 बिकॉज एक कांस्टेंट निकल के आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, n की कितनी वैल्यू रखो। तो होमोजीनियस की एक सिंपल सी पहचान है कि टोटल डिग्री आपको काउंट करनी। जैसे टोटल डिग्री काउंट करोगे तो इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, टोटल 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, टोटल 3 हो गई। तो हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आंसर इज 3। तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए। फिर आता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू -3/4। देखो -3/4 j लिखा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो हम माइनस बाहर लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आप जानते हो 3/4 j, ये तो आपको दिया हुआ है, आप इसमें माइनस बाहर लगा दो क्योंकि आपको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो और -3/4 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसी तरह से हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर हमारा j आ जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, खैर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस मैट्रिसेस के क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे दिए हैं इन्होंने। फिर इसके बाद बात करते हैं, तो आंसर हमारा इसका जे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज 2 साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होगा, हाफ इंटू 2i इंटू जो हमारी साइड दी है -3j, सीधे सीधे लिखा था, मॉडुलस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 -6 और i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, तो इसका मॉडुलस क्या हो गया, -6 का ये हो जाएगा 6/2 है, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई भी एफर्ट खास नहीं था। फिर इसके बाद बात करते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स। ये क्वेश्चन दिया देखिए 12 की बात करने जा रहा हूं। 12 में क्या दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स a कैप एंड b कैप, लेकिन एक कंडीशन दी है a प्लस बी और इक्वल टू हमारा 1। तो आप इसको क्या यूज कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, और यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस उनके 1 हो जाएंगे, तो स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, मॉड ए स्क्वायर सॉरी a कैप स्क्वायर b कैप स्क्वायर और प्लस 2a कैप b कैप। ये आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको वेक्टर में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको इसके वेक्टर्स का कायदे से समझा दूंगा कि किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो -1 हो गई, और ये भी -1 हो गई, तो ये आ जाएगा आपका सीधे से -1। तो 2a कैप डॉट b कैप, तो a कैप डॉट b कैप इक्वल टू कितना हो गया, -1/2 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा -1/2 आया, इसको कॉस की टेबल में ढूंढना होगा कि कॉस की टेबल में हमारा -1/2 कब होता है, बस केवल इतनी सी स्टोरी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कैसे देखोगे, देखो इसको a कैप डॉट b कैप इक्वल टू -1/2, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, मॉड a मॉड b क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू -12। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो सीधे से cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, और थीटा cos की वैल्यू -1/2 कब होती है, तो ये होती है तुम्हारी 120 पे, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 2π/3। ऑलराइट, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। फाइंड द तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, तो जो लाइन दी है x + 3/3 y - 1/-1 इक्वल टू z - 5/1
-5। इसका मतलब ये कट करेगी एक्स वाई प्लेन को। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लैम्डा की इक्वल मान लेते हैं, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई देखिए, ठीक है। तो अब x + 3y, तो पहले हम क्या करेंगे कि जब ये एक्स वाई प्लेन को काटेगा तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो z -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 लैम्डा। तो ये सीधे सीधे आपकी लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि z को आप 0 रखेंगे, तो लैम्डा 1 आ गया। लैम्डा वैल्यू 1 यहाँ यूज कर लेंगे, तो x + 3/3 इक्वल टू लैम्डा। तो क्या हो जाएगा देखिए, x + 3/3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 - 3 0 हो गई। इसी तरह हमारा y -1/-1 हो गया इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 है, तो y -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पॉइंट आपका कौन सा मिल गया देखिए 0 0, यानी कि एक्स वाई आपके 0 है और z भी 0 है, तो 0,0,0 मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से करते हैं, इसकी लैंग्वेज को समझकर ही इसको हमें करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई दो बंदे थे जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। उनकी प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब पॉसिबिलिटी जो है, जरूरी नहीं कि सॉल्व हो, वो कितनी है 1/3, यानी कि पी ए हमारा जो हुआ 1/3 हुआ, पी बी हमारा कितना हो गया देखिए 1/4 हो गया। वो कह रहा है कि दोनों ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करना, मतलब बोथ ऑफ देम इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो जरूरी नहीं है कि किससे होगी, या तो हो सकता हो पहला बंदा सॉल्व कर ले या फिर दूसरा बंदा सॉल्व कर ले। और प्रोबेबिलिटी और जो इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ प्रोबेबिलिटी का, वो क्या हुआ पी ए इंटू पी बी। ये आपको जब इंडिपेंडेंट इवेंट बताया था तब ये रिजल्ट बताया था। फिर इसके बाद तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, या तो कोई या तो ए सॉल्व कर ले या बी सॉल्व कर ले, इसका मतलब यूनियन आएगा। तो वो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और वो क्या है पी ए इंटू पी बी। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो, पी ए की वैल्यू 1/2 1/3 और पी ए क्या 1/2 इंटू 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 1/3 माइनस का 1/6, तो हो गया एलसीएम 6 3 2 -1 3 2 5 -1 4/6, आंसर आ गया 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। दूसरी बात, इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, जब एग्जैक्टली जो उसमें कहा है क्वेश्चन में एग्जैक्टली कोई एक सॉल्व करे, तो उस तरह का भी केस आप एनालाइज कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या होता है क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो, एक नॉर्मल मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं आप उससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए शायद इसके एनसीईआरटी में आंसर, इसमें सॉल्यूशन, इसमें आंसर गलत दिया, जो सॉल्यूशन इसका सैंपल पेपर का आया 15th का शायद आंसर गलत है, आप एक बार वेरीफाई कर लें। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं बस वो अप्लाई करिए, आपके क्वेश्चन सारे निकलेंगे विदाउट एनी एफर्ट। तो 16th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन अ पर्टिकुलर डे इज 50%, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन द फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक। तो एक हफ्ता वीक जो है वो हमारा कितने दिन का होता है, वीक हमारा होता है 7 दिन का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है हमारे वो 7 हो गए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप कि 4 दिन है वीक में, ठीक है, और बारिश होगी या नहीं होगी। तो बारिश होगी तो 2 ही पॉसिबिलिटी हुई उसकी, ठीक है, और 7 दिन बारिश हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज हो गए वो आपके 2⁻7 हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके बारिश होगी क्या नहीं होगी सबका मिला के 2⁻7 हो गए। वो कह रहा है उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पहले देखो प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे निकलेगी इसकी। तो पहले आपको देखना होगा फेवरेबल क्या है, फेवरेबल कैसे निकालोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक। फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक का मतलब क्या हुआ, देखो टोटल नंबर ऑफ डेज 7 थे, तुम्हें 4 दिन को और एक तरह से 4 दिन को सेलेक्ट करना है जिसमें चारों दिन बारिश होगी, उसमें फिक्स नहीं किया है, तो 7C4 हो गया, ठीक है। तो 7C4 डिवाइडेड बाई 2⁻7, क्योंकि ये हमारे टोटल हो गए 2⁻7 और 2⁻7 7C4 हो गया। तो कैसे लिखोगे 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। ये आप कैलकुलेट कर लोगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो डायरेक्टली यही आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2⁻7, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 35/2⁻7। ये आंसर इसका होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा 16 तक हो गए। तो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। सेक्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सारे सेक्शन का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ।